हेलो बच्चों, ईटीएल क्लासेस की रिवीजन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग का, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। बिल्कुल समराइज कर दिया है मैंने, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप लोग ये देख के नोट्स को कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, बहुत सफिशिएंट है नोट्स, ठीक है। बहुत समराइज करा है मैंने इसे, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए उन सारी चीजों को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। तो एक एक करके आज हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं कि आखिर क्या है इसके अंदर भी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट मैंने लिया है आपकी बुक से वो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से एक्चुअली में कंसेप्ट्स इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, किसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर्ड टू एज ए फंडामेंटल आइडियाज, ठीक है। फंडामेंटल आइडियाज के बारे में बता रहा है जो हमारा बेसिक है अकाउंटिंग के अंदर, और बेसिक अजम्पशन जो आप नॉर्मली अज्यूम करते हैं अपने ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग पर्पज से, उन सारी चीजों के बारे में अंडरलाइन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द ब्रॉड वर्किंग रूल फॉर ऑल द अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड डेवलप बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो देखो मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग कर तो रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में किस किस चीजों को देख रहे हैं, किस किस चीजों का ध्यान रख रहे हैं, और कौन कौन सा कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, यही है, इसी के बारे में बताया, ठीक है। तो एक एक करके हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें क्या बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कहने का मतलब क्या है कि ये एज्यूम करके चलते हैं, ये मान कर चलते हैं कि जो बिजनेस है उसका उसके ओनर से एक अलग, मतलब वो एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट, ठीक है। दोनों एक ही नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ओनर और बिजनेस एक ही है, ठीक है। इट मीन दैट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड टू बी टू सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पज के लिए ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज है, दोनों अलग अलग, ठीक है। कीपिंग दिस इन व्यू व्हेन अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टू द ओनर। देखो, आप जब भी बताया था ना मैंने आपको, अब आप कैपिटल लेकर जा रहे हैं, कैपिटल का कोई भी पैसा अगर आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये माना जाएगा कि उस बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। बेसिकली आपने बिजनेस शुरू किया, आप ओनर है किसी बिजनेस के, आपके हाथ में कैश था 5 लाख रुपए, वो कैश आपके हाथ में एज अ पर्सन आपकी एसेट थी, आपके पास जो था पैसा, ठीक है। अब वो बिजनेस में आपने लगा दिया, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई ना। बिजनेस के पास क्या है, वो लायबिलिटी है। तो बिजनेस और ओनर दोनों जब सेपरेट है, दोनों जब सेपरेट एंटिटी है, तो दोनों के हाथ में वो कैश जो है उसकी ट्रीटमेंट भी सेपरेट होगी। समझ में आ रही बात। हेयर वन सेपरेट एंटिटी ओनर इज अज्यूम टू बी गिविंग मनी, ठीक है। मैंने ये बताया ना आप लोगों को कि एक सेपरेट एंटिटी यानी जो ओनर है वो पैसा दे रहा है, गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है, जो कि बिजनेस यूनिट है। तो दोनों सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। इसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि मनी को आप कैसे माप रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग्स in an organization which can be expressed in the term of money such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income are to be treated in the books of recorded in the books of account, ठीक है। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जिन्हें एक्चुअली में मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन या हैपनिंग हो रही है तो उसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसे अगर मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी ये मान के चलेगी कि वो कभी भी बंद नहीं होगी। आप जैसे कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका बिजनेस इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा, ठीक है, कभी भी बंद नहीं होगा, आप ऐसा मानकर चलिए। ये भी एक अकाउंटिंग मेथड है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली, ठीक है। ये मानकर चलेंगे कि बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा। ऑपरेशन जो है बिजनेस की वो इनडेफिनेट टाइम्स के लिए चलेंगी, दैट इज फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
एंड वुड नॉट बी लिक्विडेट इन द फोर्सिबल फ्यूचर, ठीक है, जल्दी लिक्विडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया गोइंग कंसर्न बेसिस, ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है रेफर टू स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज प्रिपेयर्ड। देखो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो अगर अपने बिजनेस में, तो आप कॉन्टिन्यूसली बस ट्रांजेक्शन करे जाओ और उसके बाद उसको रिकॉर्ड भी कर लो। क्या फायदा उसका? जब तक आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे क्लोज करके, उस अकाउंट को क्लोज करके आप ये पता नहीं लगाएंगे कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो तब तक फिर फायदा क्या उस आप कर रहे हैं बिजनेस, आपको पता कैसे चलेगा? तो यही अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है कि वो पीरियड ऑफ टाइम, वो एंड ऑफ टाइम जहां पर आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और फिर आप ये पता लगाते हैं कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, टू नो वेदर इट हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी। और ये भी साथ में पता लगता है हमें कि आखिर में जो एसेट और लाइबिलिटी आपने लगाई उसकी पोजीशन क्या है, मतलब क्या सिचुएशन है उसकी, उन सब के बारे में उसकी वैल्यू भी पता लगा रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था ना ब्रांचेस में कि अकाउंटिंग ब्रांचेस कैसी होती है, 3 तरीके, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट, 3 बताई थी। तो कॉस्ट कंसेप्ट में भी यही मतलब है कि किसी भी जो भी चीज आप खरीद के ला रहे हैं उसकी एग्जैक्टली रियल कीमत क्या है उसकी, वो सारी चीजें वो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आती है। द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर दैट ऑल एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, ठीक है। किस को रिकॉर्ड करेंगे हम अकाउंट में? परचेज प्राइस, जो परचेज जितने रुपए में आप खरीद के लाए, जो परचेज प्राइस है आपकी, वही आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे परचेज प्राइस में भी क्या क्या इंक्लूड होगा, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने खरीदा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, है ना। आप कोई भी बड़ी मशीन खरीद के ला रहे हैं तो अपने सर पे तो रख के लाएंगे नहीं, है ना, या किसी स्कूटी बाइक पे तो रख के लाएंगे नहीं, भारी होती है, कितनी भारी होती है, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कहाँ जाएगा? हवा में थोड़ी जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मशीनरी आप ले आए अपने फैक्ट्री वगैरह में, अपने बिजनेस एंटिटी में, तो सॉरी तो उसके बाद इसको इंस्टॉल भी तो कराएंगे आप, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कहाँ जाएगा? वो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो भी परचेज प्राइस में इंक्लूड होगा, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, और जो भी खर्चे आ जाए उस एसेट को यूज में लाने के लिए, जैसे कोई मशीनरी है उसको चलाने के लिए, चलाने से पहले जो भी वायरिंग वगैरह आप करवा रहे हैं, ये सारी नॉर्मली जो खर्चे हो गए, लाइटिंग वगैरह जो करवा रहे हैं, उन सब चीजों के जो खर्चे आ गए वो भी क्या आएगी आपके परचेज प्राइस में इंक्लूड हो जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन द नेचर। हिस्टोरिकल मतलब क्या है कि आप जब भी अपने अकाउंट में किसी भी एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो वो कॉस्ट बदलेगा नहीं, जिस प्राइस में आपने खरीदा उसी प्राइस में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, वही उसका कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले कोई मशीन खरीदी 20 लाख रुपए में और आज उस मशीन की कीमत 25 लाख या 30 लाख हो गई तो आप अपने अकाउंट में अमाउंट चेंज करके 25-30 लाख कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हिस्टोरिकल होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट इज समथिंग, ठीक है, विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वही कॉस्ट आप रिकॉर्ड करेंगे जो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर पे किया होगा, एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, वो बार बार चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि आप जो भी डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, तो एक एंट्री की 2 जगह वो एक ट्रांजेक्शन की 2 जगह एंट्री होगी या उसका ड्यूल एस्पेक्ट हो गई, ठीक है। कैसे? ड्यूल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज प्रोवाइड द वेरी basic for recording business transaction into the books of accounts. This concept states that every transaction has dual or twofold effect and should therefore be recorded at 2 places, ठीक है। मैंने कहा ना 2 जगह कम से कम रिकॉर्ड होना ही चाहिए। In other words, at least 2 account will be involved in recording a transaction। एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट में कम से कम रिकॉर्ड हो गई। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। 2 एस्पेक्ट है इसमें, जो आपकी टोटल एसेट होगी, जितना भी आपके पास एसेट है, प्लस अब वो किसके बराबर होगा, जो भी आपने बाहर से लिया, उधार लिया, लायबिलिटी ली, जो लगाया अपने बिजनेस में, ठीक है, और प्लस जो भी कैपिटल आपने अपने हैंड से लगाया, ठीक है, उन दोनों को ही मिलाकर फिर आपका एसेट बनेगा। यानी मान लिया आपने 50,000 रुपए उधार, 50,000 की मशीन आपने उधार पर ली, प्लस 50,000 की मशीन आपने अपने हाथ से खरीदी, अपने हैंड से, अपने कैश से, अपने पैसे से दे के खरीदी, तो ये दोनों आपने लगाया। तो ये जो 50,000 की मशीन आपने अपने हाथ से खरीद के लगाई, वो तो
मशीन जो आया आपका वो एसेट बन गया, है ना। जो उधार पर मशीन खरीदी वो भी आपका एसेट बन गया, लेकिन साथ में उधार पे खरीदा वो लाइबिलिटी हो गई, प्लस जो अपने हैंड पे आपने लगाया वो हो गई आपकी कैपिटल। आई बात समझ में? तो ड्यूल कंसेप्ट हो गया एक ही मशीनरी के लिए। जो दो मशीनरी आपने खरीदी एक एसेट बना, उसका ड्यूल कंसेप्ट हो गया ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद क्या आता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यानी रियलाइजेशन। किसी भी रेवेन्यू को दो तरीके से हम देख सकते हैं। कोई भी आपने अर्न किया, हम किसी भी जो हमारी इनकम आ रही है उसे हम कब रेवेन्यू बोल सकते हैं? तो इसमें दो तरीके से बताया था। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। मतलब जब आपको अर्न हो जाए तभी रियलाइज हो जाए, अर्न हो जाए तभी आप उसे रिकॉर्ड करना चाहिए आपको, ठीक है, ये कह रहा है। लेकिन दिमाग में तो ये बात भी आता है ना कि अगर आपने उधार पर लिया कोई चीज, है ना, उधार पर अगर आपने बेचा, कोई क्रेडिट सेल किया, आपने बेचा अगर कुछ भी क्रेडिट पर, तो एक तरफ से वो भी तो आपको अर्न हुआ है ना, उसका भी तो पैसा मिल रहा है ना आपको, उसकी भी तो अर्निंग हो रही है ना, तो वो भी इंक्लूड होगा रेवेन्यू में, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा रेवेन्यू में। तो पढ़ते हैं, here arises two question in mind. First is term as revenue and the other when revenue is realized. ठीक है, let us take the first one first. Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods. रेवेन्यू क्या है? मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि जो भी आप सेल करके आपको जो भी अर्न हो रहा है, जो भी कैश अराइज हो रहा है, वो आपका क्या है? रेवेन्यू है। एंड सर्विस बाय एन एंटरप्राइज एंड यूज बाय अदर एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड, ये सब आपकी क्या है? रेवेन्यू है। पर दूसरी चीज मैंने अभी अभी बताई आपको कि अगर आपने कोई भी क्रेडिट सेल किया है, कुछ भी उधारी पे बेचा है, तो वो भी रियलाइज नहीं हुआ है तब भी वो भी क्या है? आपका रेवेन्यू है। सेकेंडली, रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट्स अराइजेस। ठीक है, आपको एक लीगल राइट मिल गया कि आपने क्रेडिट सेल किया, तो आपको पता है कि अब पैसे मिलेंगे आपको उससे, ठीक है, आपने सर्विस प्रोवाइड करी है तो आप ये जानते हैं कि उस पर आपको अर्न होगा, आप रिसीव करेंगे, तो वो क्या है? वो भी आपका रेवेन्यू। दस क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑन द डे सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। मनी अभी रिसीव नहीं हुआ है तब भी जो क्रेडिट सेल आपने किया वो भी आपकी क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट पर, ठीक है, जो भी रेलेवेंट फैक्ट हो, जो भी रेलेवेंट ट्रांजेक्शन हो, उन पर फोकस करता है अकाउंटिंग, उन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। आप ये नहीं है कि आप उसको रिकॉर्डिंग की डिजाइनिंग वगैरह में या उसे प्रेजेंट करने में, एक्सप्रेस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेन जो फोकस क्या है? जो ट्रांजेक्शन हुई, जो मटेरियल फैक्ट्स हुए, उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग करना। विच आर इमटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। जिन चीजों की इनकम से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मान लिया कहाँ से चल के आया, बस में कोई भी मशीन आप खरीद के ला रहे हो तो वो ट्रैक्टर से चल के आ रहे हो, तो इस चीज को थोड़ी आप रिकॉर्ड करेंगे। मशीन आई, उस चीज को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस एंटिटी में, ठीक है। तो मटेरियली जरूरी क्या है? मटेरियली जरूरी क्या है कि मशीन आई, उस मशीन जो आया, वो ट्रांजेक्शन जो हुआ आया, या कोई चीज आपने बेची, उसे रिकॉर्ड करिए ना। कैसे चल के आया, कहाँ से चल के आया, कितनी दूर से आया, कितना टाइम लगा, ये सब डजंट मैटर, दीज आर इमटेरियल फैक्ट, ठीक है। तो अब इसका इनकम में कोई, इनकम से कोई रिलेटेड भी तो नहीं कर रहा, तो यही कह रहा है मटेरियल फैक्ट में कि जो इंपॉर्टेंट है उसे रिकॉर्ड करे। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट है तो डबल एंट्री भी होगी, है ना, तो यही बताया डबल एंट्री सिस्टम में यही बताया, ठीक है। अब कैसे पढ़ते हैं देखिए, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर जनरली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, ठीक है, दो तरीके से बताया गया है कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। पहला क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, एंड दूसरा क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। जो हमने भी ऊपर ड्यूअल एस्पेक्ट देखा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ड्यूअल एस्पेक्ट, तो उसी बेसिस पे विच स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है? मैंने बताया ना आपको, एक ही ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना, मशीनरी एक ही एसेट है, लेकिन उसका डबल इफेक्ट है, लायबिलिटी भी और वो कैपिटल भी। ऐसे है, कैसे है वो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट रिसीव करना और बेनिफिट देना, ये दो तरीके से। कैसे? ईच ट्रांजेक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट एंड इज रिकॉर्डेड एट द डिफरेंट प्लेसेस इन लेजर, ठीक है। लेजर में दो अलग अलग जगह पर लेजर्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है सभी ट्रांजेक्शन से, क्योंकि उसके डबल इफेक्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट
हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या है ये आपको मैं अभी बताऊंगी इसमें, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो कोई किसी भी चीज को आपने डेबिट किया तो उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट भी करना पड़ेगा, यही कह रहा है ये डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या कह रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट, मतलब डबल एस्पेक्ट की तरह, डबल एंट्री सिस्टम की तरह डबल डबल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। मतलब आपने कैश ट्रांजेक्शन किया और सिर्फ या कोई भी ट्रांजेक्शन किया और आपने एक ही जगह उसको सारा लिख लिया कि इतनी तारीख को आपने ये किया, इतनी तारीख को आपने ये खरीदा, इतनी तारीख को आपने ये बेचा, उसको आपने अकॉर्डिंगली जैसे अकाउंटिंग की जाती वैसे नहीं की, तो ये हो गई आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिस, अकाउंटिंग करते कैसे हैं, किस बेसिस पर, दो बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस पर, दूसरा एक्रूवल बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी भी कोई भी चीज अगर आपने बेची और उसका कैश आपको रिसीव हो गया तब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्रूवल बेसिस का क्या मतलब है कि आपने बेच दिया है तो आप मान लिए कि हाँ कैश रिसीव होगी तो आपने उसे पहले रिकॉर्ड कर लिया बिना कैश रिसीव हुए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अंडर कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। या तो कैश रिसीव हो गया आपको या कैश पे कर दिया आपने, तब आप उसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, करेंगे, ठीक है। नॉट व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू, ठीक है, तब नहीं कि अगर पेमेंट और रिसीव जो है वो ड्यू हो, है ना। जैसे मैंने कहा ना आपको कि आपने अगर कोई भी चीज उधारी पर बेची, क्रेडिट पर बेचा है, अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट में, आप उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, तो उसे कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने, सॉरी यहाँ पे ये दोबारा से आ गया, यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। और एक्रूवल बेसिस मैंने समझा दिया आपको, इसको आप मत कंसिडर कीजिए, ये सेम रिपीट हो गया यहाँ पर, वैसे समझ लीजिए आप लोग। एक्रूवल बेसिस क्या है, एक्रूवल बेसिस में मैंने बताया आपको बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर आपको रिसीव हो जाए और पैसा रिसीव ना हो पर आपका अमाउंट ड्यू हो जाए, ये एक्रूवल बेसिस है, ठीक है। रिसीप्ट और पेमेंट ड्यू, तभी आप इसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया एक्रूवल बेसिस, समझ में आ गया, इसको आप कंसीडर मत करो। तो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस समझ आ गया आपको क्या होता है। कैश बेसिस मतलब जब आपको कैश रिसीव हो जाए तब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि आपको कैश रिसीव नहीं हुआ लेकिन आपको पता है कि इस पे रिसीव होगा, होने वाला है, तो वो आप पहले ही रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, उसे आप कहते हैं एक्रूवल बेसिस, ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है आपको कि किसी भी जो भी पॉलिसी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन सारी चीजों के बारे में क्या बता रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है। जैसे कोई लॉ वगैरह होता है ना, कानून वगैरह, उसमें पता होता है कि आप इस चीज के लिए ये कर सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये ओवर रूल्ड हो जाएगा, मतलब वैसे बताते हैं ना। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि कोई भी रिकॉग्निशन है या मेजरमेंट या किस चीज की क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, या क्या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या कैसे उसे ट्रांजेक्शन को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारी चीजें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, ठीक है, ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है। अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री की बेसिकली है, ठीक है, आपको सब जगह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बेनिफिट क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अगर कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करें, इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, तो आप उससे इसमें आपको फिर हेल्प मिलती है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन। वेरिएशन मतलब आपने एक एंट्री अपने हिसाब से कहीं और कर दी, किसी और ने उस एंट्री को कहीं और कर दी, तो अब कंफ्यूजन हो गया ना कि एक्चुअली में सही कौन सा है, तो वो सही कौन सा है कौन बताएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा आपको, ठीक है। कि किसी भी चीज को जो वेरिएशन आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपका, उसको एग्जैक्टली में होना क्या चाहिए या क्या कौन सा सही है, ये कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो आप डिस्क्लोज कर नहीं पा रहे हैं या आपको पता नहीं कि उसे कैसे डिस्क्लोज करना है, कहाँ पे करना है, तो ये सारी चीजें भी कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें ये
बेनिफिट है विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। देखो एज अ लॉ तो जरूरी नहीं हो सकता है कि अगर आप एक ट्रांजेक्शन है जरूरी नहीं है कि आप उसे रिकॉर्ड करो, लेकिन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पर उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये एंट्री में है क्या, तो फिर ऐसी चीजों को आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी और कंपनी के बाहर जो भी कंपनीज हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है। तो वो बेनिफिट हो गया। उसके बाद क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। कोई चैरिटेबल अगर एंटिटी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एंटिटी तो होगा भी नहीं ना, वो बिजनेस थोड़ी कर रहा है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों अप्लाई होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई एप्लीकेबल कहाँ पर है, सोल प्रोप्राइटर, अगर किसी एक ही पर्सन ने अकेले अपना ट्रेडिंग चालू किया है, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी खोली है, पार्टनरशिप, अगर दो लोगों ने, दो या दो से ज्यादा लोगों ने पार्टनर में मिलकर अगर किसी फर्म को खोला है, सोसाइटीज, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या है, यहाँ पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आपके पास ये दिया हुआ है आपकी बुक में इंड एएस और एएस, ठीक है, इंड एएस और एएस में डिफरेंस क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग कंसिडर कर लेना, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है आप लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम क्या क्या है, मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, किस पॉलिसी को हमें कंसिडर करना है नहीं करना, ये सारी कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे, ये सब भी कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है आपके पास उसका वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो मतलब कितना कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना कैश गया, कितना कैश आया, उसे कैसे, उस स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ items for the prior period items and change in the accounting policy। नेट प्रॉफिट, यहाँ इस लाइन का मतलब यह है कि आपने पहले जो भी आइटम्स रिकॉर्ड किए, ठीक है, उस पर उसके कंपैरिजन में अगर कोई भी पॉलिसीज में चेंजेस आ जाती है, तब आप अगर उस एंट्री को, उस आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को करते हैं, तो आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से, ठीक है। कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, ठीक है, कोई भी अगर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, मैंने बताया था ना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस अकाउंट में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो वो कंक्लूजन होता है आपके अकाउंटिंग का, आपके ट्रांजेक्शन्स का, कि आपको क्या क्या आपने किया, आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं आप एट लास्ट, ठीक है। अब देखो कंटिजेंसी एंड इवेंट, अगर कोई भी चीज आपके बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद अगर कोई भी इवेंट कुछ भी हो गया, कोई ट्रांजेक्शन हो गया या कोई भी इवेंट हो गया किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो अब आप उसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक्चुअली में, और इसका ही बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट ये आपका इंड एएस है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना सिखाता है, इन्वेंट्री के क्या है ये बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे हैं, change in accounting estimate and errors, event after the balance sheet, construction contract, income tax, property plant and equipment, ठीक है, ये सारी चीजें तो आप लोग इस पॉइंट्स को याद कर लिए, डिफरेंशिएशन आ सकता है इसका एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है वो क्या है, टैक्स के बारे में। भाई आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस पर टैक्स वगैरह भी तो पे करेंगे आप लोग, तो वही तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट टैक्स, बेसिकली आप कह सकते हैं टैक्स की बात हो रही है। तो टैक्स भी जो है वो दो तरीके की है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स जो आप डायरेक्टली पे कर रहे हैं, ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो सर्विस टैक्स लेती थी, एक्साइज ड्यूटी लेती थी, ठीक है, और कस्टम्स लेती थी, सेंट्रल सर्विस टैक्स वगैरह ऐसे, लेकिन और स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो वैट लेती थी, एंट्री टैक्स लेती थी, ऑक्ट्रियो लग्जरी टैक्स, ये सारी टैक्स लेती थी। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे टैक्सेस को, इन्हीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके क्या ले आए हैं, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस
टैक्स, रिप्लेस करके क्या ले आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये भी दो तरीके से होता है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, अगर आप किसी स्टेट के अंदर ही आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर क्या ट्रांजेक्शन टैक्स किस हिसाब से लगेगा। और अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर किस हिसाब से टैक्स लगेगा, ये बताया इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे इंट्रा स्टेट अगर कर रहे हैं, मतलब एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, तो उस पर CGST और SGST लगेगा। CGST मतलब रेट एक ही रहेगा, आधा आधा लगेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, रेट एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रेट लग रहा है वो यहाँ पे बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो रेट है वही रेट यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, रेट चेंज नहीं होगा, बस ये है कि अगर स्टेट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आधा आधा जाएगा, आप नहीं पे करेंगे, मतलब आप नहीं जाएंगे आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देने, आधा स्टेट गवर्नमेंट को देने, आप एक ही बार में पे करेंगे, लेकिन वो जाएगा कैसे, CGST और SGST में। ठीक है, तो GST लेविड बाय सेंटर और GST लेविड बाय स्टेट। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना आपको, अगर 12% टैक्स लग रहा है किसी भी चीज पर आप लगा रहे हैं, तो उसका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कर रहे हैं तब एक ही लगेगा IGST, जैसे 12% लगा तो वो पूरा IGST होगा। ठीक है, और GST लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट कॉन्करेंटली, और ये आप एक ही बार में पे करेंगे। ठीक है, तो GST का मतलब आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा जो है ये रिवीजन चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। अगर एक बार में समझ में नहीं आते तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने ये समराइज किया है ताकि आप लोगों को अपनी बुक खोलकर देखने की जरूरत ना पड़े। आप अगर नहीं भी देखेंगे ना तो अच्छे स्कोर करेंगे आप लोग, अपनी बुक खोलकर अगर नहीं देखेंगे तो। लेकिन ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको खोलना ही पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से लर्न करिए, ध्यान रखिए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इजीली आप स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।